मुझे देखने वाले सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मस्त होने वाला है। क्यों सर मस्त होने वाला है? बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि सर एक हम लोग पढ़ते पढ़ते छक गए, हम लोगों के साइंस में इतने सारे क्वेश्चन हैं, हजारों हजारों क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़ के, और वो एमसीक्यूज़ हम कैसे याद करें? वो बच्चों हजारों एमसीक्यूज़ कैसे तैयार कर सकते हैं सर? एक लेसन में 30-40 एमसीक्यूज़ हैं, कैसे उसको कम टाइम में हम लोग ऐसा क्या पढ़ लिया जाए? तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रणनीति लाया हूँ, ऐसा तरीका लेकर आया हूँ। आपको 115 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? 115। और उसी में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 20 के एमसीक्यूज, 20 के 20 एमसीक्यूज उसी से मिलेंगे। ठीक है? फिजिक्स के आपको करा दूंगा, केमिस्ट्री के करा दूंगा और बायो का। ठीक है बच्चों? एक एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा। बस आप एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, पूरे में पूरा ही मिलेगा भाई। वादा किया है आपसे, वो वादा जरूर पूरा करूंगा। और अगर आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं है, तो भैया अपना पता है तुम्हें, हजारों हजार लिखे हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक 10 ईयर उठा लो, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं आपको कम टाइम में सबसे बेहतरीन चीज़ें देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जिस वीडियो को बेसब्री से इंतज़ार था, वो वीडियो आ चुका है। और ये वीडियो बच्चों, आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसी से बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो सारी श्रृंखला आज आप लोगों के शुरू होने वाली है। आज मैं कराने वाला हूँ आपको साइंस के 115 क्वेश्चन। आपको ढेरों किताब से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा जहाँ कहीं भी हो, और उस कॉपी पेन में लिखते भी जाइएगा। बस बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले बस इसे आप रिवाइज बस कर लेना मेरे भाई। ठीक है? बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाना, तो उसके पहले इसको पढ़ के ज़रूर जाना, इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना। बाकी मेरे पे छोड़ दो। बाकी मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट स्टार्ट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो भैया, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं सर जी। अब वो दोनों कौन कौन नियम होते हैं, देखिए आप लोग। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होती हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो भैया, जब भी समतल दर्पण की फोकस दूरी याद पूछा जाए, तो आप एकदम याद रख लीजिएगा कि सर जी, समतल दर्पण की तो फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। बस इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है? और यहाँ पर क्वेश्चन का भी, इसके विषय में एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है, विस्तार में भी लिखा है कि अनंत नोट, समतल दर्पण की त्रिज्या भी अनंत होती है। ठीक है? फोकस दूरी तो अनंत होती है, और बच्चों, जो दर्पण की, समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है, वो भी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो भैया, जब वो प्रकाश की किरण आती है, तो सीधी रेखा में आती है कि तिरछी रेखा में आती है, किसी भी दशा में आती है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया, जब वो प्रकाश आती है, तो सीधा ऐसे करके चली आती है। ठीक है? एकदम सीधी, एकदम कैसी? सीधी एकदम प्रकाश की किरण ऐसे चली आती है मेरे भाई, ऐसे सीधी। ठीक है? तो प्रकाश की किरण कैसे आती है? सीधी। याद रखेंगे आप लोग कि सर जी ने बताया सीधी आती है। ठीक है भाई? चलिए, क्योंकि और एक्सप्लेनेशन अगर इसको पढ़ना है तो देख लीजिए। सीधी रेखा में कारण प्रकाश स्वतंत्र कणों से जुड़कर बना होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है? यह करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है भैया? वास्तविक होता है, आभासी होता है, आभासी और सीधा होता है,
ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो बच्चों कैसा होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बच्चों भैया जो होता है वो होता है आभासी और सीधा। कैसा? आभासी और सीधा, याद रखेंगे मेरे भाई। और इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, आभासी और सीधा। इसे आप काल्पनिक भी कह सकते हैं। तेल पर कागज, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है भैया कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। हाँ सर जी, हमने तो सुना है कि पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक। हमने तो बहुत बार पढ़ रखा है बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं आप सर जी की पारभाषक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बच्चों चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल मतलब बच्चों ऋणात्मक। अवतल मतलब जब भी अवतल दर्पण की बात हो जाएगी तो आप कह देंगे सर जी वो तो भैया ऋणात्मक होता है। कैसा? ऋणात्मक। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। तो आप बच्चों बचपन से पढ़े हैं वो, अब क्या पढ़े हैं सर जी? दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/b, ये आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए यही तो, ये पहले में यही तो लिखा है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दर्पण का सूत्र। और इसमें लिख रखा हुआ है, जहाँ f को फोकस दूरी बोलते हैं, v को दर्पण और छवि के बीच की दूरी बोलते हैं, u को दर्पण से वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर जो 8 है वो कह रहा है आर एफ बराबर r/2, r/2 सत्य है। अब ये किसके लिए लागू होता है? चाहे भैया अवतल दर्पण की बात करो चाहे उत्तल दर्पण की बात करो, ये दोनों पर ये सूत्र लागू होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या तो नहीं है आपको? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो बच्चों ये चारों ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी फोकस पर। तो भैया कहाँ पर रख दो? वक्रता केंद्र पर सर जी हम रखेंगे, तब बन जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, उत्तर दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। अब आपको आवर्धन बताना है, तो फिर सर जी आवर्धन जो होगा वो कैसा होगा? धनात्मक आवर्धन होगा। कैसा? धनात्मक आवर्धन होगा। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो भैया अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि उत्तल दर्पण जो है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण धनात्मक, अवतल दर्पण ऋणात्मक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब भैया ये देखो अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? मतलब जो वो शीशा लेकर हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए बैठते हैं या किसी हेयर कटिंग वाले शॉप में जाते हैं, वहाँ पर जो हम लोग देखते हैं बच्चों, जो वहाँ के शीशे वगैरह देखते हैं वो कैसे होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं या उत्तल दर्पण होते हैं या समतल दर्पण होते हैं? तो सर जी वो होते हैं अवतल, अवतल। ठीक है, अवतल। ठीक है,
वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। इसका विस्तार में समझिए। अवतल दर्पण छोटे छोटे बालों को बड़ा करके दिखाता है, मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब सर जी आर 40 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो जब भी फोकस दूरी पूछा जाएगा बच्चों तो F बराबर R/2, तो R का मान 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर आ गया सर जी। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन देखिए कोई है क्या? ये टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन, देखो हमने पढ़े परावर्तन, अब अपवर्तन। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के बच्चों अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से सर जी? देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या तल में होते हैं। ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए। प्लीज़ आप लिखते रहिए, रुकिए नहीं, रुकना नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब भैया कौन कौन से ऑप्शन है? वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। तो भैया सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। क्रम भी दिखा हुआ है। हीरा का 2.42 होता है, वायु का 1.003 होता है और जल का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो 1.33 या 4/3। बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो 1.31। ठीक है बच्चों, तो ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, इनको नोटबुक में नोट करते जाइएगा, लिखिएगा। और ये एमसीक्यूज जैसे आप लर्न कर लें तो अपने दोस्तों के साथ में भी डिस्कशन करें फ्री टाइम। ठीक है। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो बच्चों किस लेंस को कहते हैं? वो अभिसारी लेंस की अगर बात करेंगे तो हम उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को बेटा? उत्तल लेंस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? m v/u, जहाँ कहीं आपको v/u दिख जाए वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि m बराबर v/u एक फार्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यह गोली दर्पण कैसा है? तो अवतल है या उत्तल है या समतल है, कैसा है भैया? तो सर जी वो तो उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, लेंस निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? आप तो ये तो बहुत बार बच्चों सुने होंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? डी से। किससे? डी से। जो लेंस की क्षमता नापी जाती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो भैया ये तो आपको पता है ना, अभी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो उत्तल लेंस की, अवतल की तो ऋणात्मक होती है भैया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन है। आवर्धन कैसा होता है फिर? तब तो भैया आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप लिख कर बस याद करते जाइएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा गया है,
तो आवर्धन का बच्चों एसआई ये मात्रक विहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि है, याद रख लीजिएगा। मात्रक विहीन, यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है, याद रखेंगे। कितनी है? 2 है सर जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोले पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समतल लेंस। तो भैया ये तो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस सर जी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बच्चों बनता है फिर? वो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। ठीक है बच्चों, कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो भैया कांच है, जल है, प्लास्टिक है, मिट्टी। तो भैया मिट्टी तो नहीं प्रयोग किया जाता। प्लास्टिक वगैरह तो लग जाता है, कांच लग जाता है, जल का भी कुछ प्रयोग होता है, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम। तो भैया क्या लिखा हुआ है? हवा। ठीक, तो हवा में सबसे अधिकतम चाल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ये तो बच्चों हमने बताया था आपका कि जो अवतल अवतल लेंस होता है उसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, अधिक होती है, कम होती है, समान होती, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या होती? कम होती। वायु में जो प्रकाश की चलवा है ना, वो कम है हो जाती भैया, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, अब क्या बताता है? वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के प्रतिबिंब छोटा है, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है भैया? उल्टा है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, वास्तविक वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है बच्चों? समतल दर्पण में। कौन से दर्पण में बनेगा? समतल दर्पण में सर जी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में साइन आई अपान साइन आर, साइन आर अपान साइन आई, या साइन आई गुणे साइन आर, या साइन आई भाग साइन आर। तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, ऑप्शन ए is the correct answer in this question. So guys, move on next question. प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशित माध्यम सर जी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगले प्रश्न पर चलिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती, अधिक होती, बराबर होती है। यह सभी कथन गलत है। तो भैया कैसी होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती? अधिक होती है। क्या होती बेटा? अधिक होती है, याद रखिएगा प्लीज़।
अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। ये तो सबको पता है। और इसी के अंदर अगर पेंसिल, पानी की ये बाल्टी और इसी के अंदर अगर आप पेंसिल डाल देंगे तो पेंसिल सीधी होती हुई भी तिरछा दिखाई देगी। ठीक है बेटा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण है, इसका भी कारण अपवर्तन है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क मतलब व्यक्ति के लिए स्पष्ट, यहाँ पर सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब एक समान स्वस्थ मनुष्य की आंखें कितनी दूरी तक उसका मतलब न्यूनतम जो है दृष्टि हो सकती है? 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 25 मीटर? तो भैया वो तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है सर जी? 25 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो भैया किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, रेटिना, परतारिका या पुतली? तो परतारिका, आइरिस। ठीक है, परतारिका, याद रखिएगा बेटा, आइरिस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, कौन सा? ये तो भैया सबको पता, जो दूर की चीज़ों को सब दिखाती है दूर दूर तक, उत्तल लेंस। ठीक है, इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कह सकते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे भैया क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं या पुतली बोलते हैं या दृष्टिपटल बोलते हैं? तो उसे दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दृष्टिपटल या रेटिना, या रेटिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, रेटिना पर भी वही चीज़ है, दृष्टिपटल बोलो चाहे रेटिना बोलो। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है भैया? जो समान, तो वो कहता है कि हम वास्तविक और उल्टा बनेंगे, वास्तविक और उल्टा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो देखिए बच्चों, क्या कहलाता है, उसको भी हम कहते हैं परितारिका, परितारिका। ठीक है, आइरिस जिसे हम बोलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो बच्चों ये आपके चारों ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर भी परतारिका है, तो इसी की वजह से। ठीक है, आगे चलिए। वस्तु को हटा देने से या वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वो रहता है बच्चों 1/16 सेकंड तक। ठीक है। अगला, किसी लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो बच्चों दूर के लिए तो आप समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस की बात होगी। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, वही बातें हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की अधिकतम दूरी है, ये तो बच्चों अभी हमने बताया था,
एक अधिकतम दूरी अगर बोलेगा तो आप अनंत कह देंगे, अगर ऐसे दूरी बोलेगा तो आप 25 सेंटीमीटर बोल देते हैं। ठीक है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र से में होता है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है या उस नेत्र में होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। तो भैया दूर क्या कह रहा था, अगर देखो जो यहाँ समझना, जो नेत्र निकट की वस्तु को, निकट जिसका बोल दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका उल्टा कर दो तो उसको मतलब दूर दृष्टि दोष है। निकट की नहीं देख पाता तो दूर दृष्टि दोष है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस से दोष का निवारण होता है। तो बच्चों वो ऐसा कौन सा दोष है, तो वो जरा दूर दृष्टिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो आप भी गौर से याद कर सकते हैं, न्यूनतम किसका होता है भैया? लाल का। किसका होता है? लाल का। याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? मतलब खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बच्चों को पता है भैया कि अगर लाल बत्ती जल गई तो समझ लो खतरा ही है। अगला प्रश्न है बच्चों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, नारंगी। तो भैया कौन सा है? बैंगनी। कौन सा कलर है? बैंगनी कलर है। अगला प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। इस स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों वो प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो बच्चों वो आपको बताना है। अब परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्ण या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। तो वायुमंडलीय बच्चों अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिकतम होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो भैया नीले रंग का। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम। किससे व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम से। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये हो गया बेटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60। किस वर्ग रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल, नीला, पीला या बैंगनी। तो भैया किस रंग का होता है? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का सर जी होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं? तो वो बेटा विद्युत धारा जो होती है वो जनित्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, युक्ति जो होती है उसे जनित्र युक्ति कहते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो बच्चों अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो उसे आप देख सकते होंगे, उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, इस्पात, निकल, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये तो सबको पता है कि भैया लोहा की आवश्यकता होती है, वो भी नरम लोहे की। कैसे? लोहे की, नरम लोहे की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अमीटर का प्रतिरोध होता है बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कैसा होता है? छोटा होता है बेटा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66। अमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर में बच्चों धारा को ही मापा जाता है। ठीक है। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत की पता चलती है कि उपस्थिति है कि अनुपस्थिति है। ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। वैसे आवेश का एक मात्रक और होता है, कूलाम। कूलाम, ठीक है, कूलाम भी होता है। ठीक है बच्चों, ये भी याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, धातुओं में धारावाहक होते हैं। अब क्या होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में धारावाहक होते हैं। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। अब गतिशील कण कौन से होते हैं? वो बच्चों होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन से गतिशील कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा, जूल। जूल बाबा। ठीक है। आवेश को, आवेश का मात्रक है, यहाँ पर बच्चों का मात्रक कर लीजिएगा। आवेश का मात्रक है क्या? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है बच्चों? कूलाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक वोल्ट कहलाता है, अब क्या कहलाता है? एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टार्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण, धन और ऋण चिन्ह नहीं होता? धन और ऋण चिन्ह नहीं होता, तो वो बेटा वोल्ट मीटर में नहीं होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 77। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती, डिस्ट धारा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बैटरी में जो होती है ना, वो डिस्ट धारा, डीसी, डायरेक्ट करंट आता है। ठीक है। ठीक बच्चों। अगला प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम प्रति मीटर। क्या है बच्चों? ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर होता है। ठीक है। अगर वैद्युत प्रतिरोध का कोई मात्रक बस पूछ ले, प्रतिरोध, प्रतिरोध का बच्चों मात्रक होता है ओम। ओम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो भैया चांदी सबको पता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बच्चों सूत्र होता है R बराबर V/I, अर्थात V बराबर IR।
तो आर जब निकाला तो वी इसके बटे में चला गया। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है या बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो बच्चों बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, याद करके रखिएगा। एक जूल का मान है कितने कैलोरी है? एक 18 कैलोरी, 24 कैलोरी, 42 कैलोरी और इनमें से कोई नहीं। तो 42 कैलोरी है बच्चों। कितना है? 42 कैलोरी। ठीक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो कैसा होता है बच्चों? वो तो टंगस्टन का होता है। जो अंदर का तार वो बना होता है ना, जो ऐसे ऐसे करके अंदर का जो वो तार बना हुआ होता है, ऐसे में भी शायद ऐसे 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 होता है, फिर ऐसे करके वो तार के विषय में पूछा जा रहा है। 1 HP, एचपी का मतलब होता है हर्स पावर, बराबर कितने वोट होते हैं? तो देखिए 746 वाट होते हैं। कितने बच्चों? 746। याद कर लीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है। चुंबक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? तो बच्चों जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे, अल्ट्रेस्ट, एम्पियर या बोर? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बच्चों हम हमेशा बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की उपयुक्ति को कहते हैं। युक्ति जो होती है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर से, ये एम्पियर या मोटर? तो बच्चों जो जनित्र होता है इसके थ्रू ऐसा होता है, जनित्र के थ्रू ऐसा होता है। और इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। अगला बच्चों क्वेश्चन है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती, मतलब कितना हम लोगों के घर में जो विद्युत का सप्लाई होता है वो कितना है, वो होता है? तो बच्चों वो आपको बताना है। तो 120 वोल्ट, 120 वोल्ट होता है। और वो भी डायरेक्ट करंट नहीं आता, डीसी नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तारों में, गर्म तारों में, भूयोजित तार में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गर्म तारों में। ठीक है, गर्म तार में लगता है। अगला क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बच्चों ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। तो ऊष्मीय में करता है। किसमें बच्चों? ऊष्मीय में करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट। यूनिट में नापा जाता है ना, आपको पता चलता होगा कि आपके घर में कितने यूनिट बिजली लगी हुई है। तो यूनिट में विद्युत का जो है व्यापारिक जो माप है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस? बायोगैस होना चाहिए बच्चों, यहाँ मास लिखा है। तो बायो मास नहीं, बायोगैस। ठीक है, बायो गैस। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डीजल का उपयोग होता है वाहनों में, रेल इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या ए बी सी तीनों में, या उपयुक्त सभी? ऐसा करके भी आ सकता है। तो तीनों में भैया,
ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, नर्म दिन, गर्म दिन, या इनमें से सभी? तो भैया बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। किस दिन में नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? ठीक है, तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा है जो ऊर्जा के स्रोत से नहीं उत्पन्न है। ठीक है, आगे, धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। कौन सा धातु है? जस्ता है, सोना है, प्लेटिनियम है, या सिलिकॉन है? तो बताएंगे बच्चों वो सिलिकॉन है। कौन सा धातु है? सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो भैया बायोगैस या मार्स गैस इसे बोलते हैं। मार्स, मार्स। ठीक है, मार्स गैस, मार्स गैस या बायोगैस, MH4, मीथेन गैस जिसे कहते हैं। पवन चक्की में उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? तो भैया कैसी भूमि चाहिए? जो है कार्बन हाइड्रेट वाली, जो है कार्बन हाइड्रो ऑक्साइड वाली जगह। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थित ऊर्जा? तो स्थिति ऊर्जा को, जो स्थिति ऊर्जा होती है उसको। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? वास्तविक स्रोत क्या है भैया? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो 0.7 वाट, 1 वाट, 5 वाट, 2 वाट। तो भैया सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.7 वाट। ठीक है, अगले प्रश्न पर बच्चों बात करते हैं। नारौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भैया वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाले सभी भाई बहन वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो बच्चों सूर्य को, कि सूर्य अनंत स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम? तो यूरेनियम होता है बच्चों। क्या होता है? यूरोनियम, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला? तो बायोगैस भैया का होता है। ये CNG का कहाँ होता है? ये तो भैया इससे गाड़ी वाड़ी चलती हैं, आपको पता होगा। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस? तो बच्चों कौन नहीं है? बायोगैस। क्या नहीं है? बायोगैस।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो बच्चों कौन सा है? कोयला। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो भैया ये तो सबको पता है कि ये सूर्य ही होगा, क्योंकि सूर्य ही अंतिम स्रोत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय योजना है? सॉरी बच्चों, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये मतलब नई नई ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का प्रयोग होता है? तो ये जो हम लोग खिलौने विलौने लेते हैं उनमें बच्चों कौन सा सेल का प्रयोग होता है? सूखा सेल का। किस सेल का? सूखा सेल का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके सारे क्वेश्चन डन हो गए। अब इसके बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।